हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं वह है क्रॉन समान ज्ञान की, जिसकी सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो रहेगा वह है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले हम आपको बता दूं कि इसके 4 पार्ट आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वो सभी आप हमारे प्लेलिस्ट क्रॉन स्पेशल बुक में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हमारी कौन कौन सी सब्जेक्ट पूरी हो चुकी है। तो वह है आपका पूरे इतिहास समाप्त हो चुका है, जो कि भारत का इतिहास है। साथ ही साथ आपके प्राचीन इतिहास जितने भी हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके साथ साथ आपके समाप्त हो चुके हैं आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, फिर भारत की संविधान जो है ये समाप्त हो चुका है। और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने कर रखा है वह है फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग करते चलेंगे। आज की क्लास को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज की क्लास, जहाँ पर हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। सब्जेक्ट में आपका जो चल रहा था, इसमें से जो आपका समाप्त हो चुका है वह है कुछ इस प्रकार से। कौन कौन सी क्लासेज आपकी समाप्त हो चुकी है वह है कुछ इस तरह से। पहला है आपका परिचय हो गया है, पदार्थ की प्रकृति, मोल संकल्पना, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, तत्वों की आवर्त तालिका। और उसके साथ साथ आपके जो समाप्त हो चुके हैं वह है आपका रासायनिक बंधन। उसके साथ साथ अम्ल भस्म, विलयन, ऑक्सीकरण अपकरण, धातु और अधातु हम आज करेंगे। धातु अधातु से आगे की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं धातु और अधातु से। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और जो अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। तो चलेंगे, सारे लोग तैयार हैं? तो ये रहा हमारा चैप्टर, वह है कौन सी? धातु और अधातु। तो बात समझेंगे, धातु किसे कहता है? तो धातु कहता है कि धातु वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है। धातु के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ धातुएं ऐसे हैं जो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, सोडियम आदि होते हैं। कहने का मतलब ये है कि धातु ऐसी तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक यानी कि आपको पॉजिटिव चार्ज देता है, कहलाता है धातु। जैसे सपोज डेट हम आपको बता दें कि सोडियम का होता है Na11। Na11 आप लेते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसकी पहला कक्षा 2, दूसरा 8 और तीसरा बचेगा जिसमें जाएगा 1, यानी कि 2, 8, 10 और 1, 11। अब आगे चलेंगे। आगे कहता है कि आवर्त सारणी में स्थान धातुओं का आवर्त सारणी के बाईं ओर तथा मध्य में रखा गया है, परंतु अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वह है आवर्त सारणी में स्थान। धातुओं को आवर्त सारणी के बाईं ओर तथा मध्य में रखा गया है, और मध्य में रखने के साथ साथ कहाँ पर? तो अधातुओं को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। केवल एक अधातु हाइड्रोजन तत्व को आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया है। तो यहाँ हाइड्रोजन को दिखाया गया है कि हाइड्रोजन जो है यह किस रूप में? तो आवर्त सारणी के बाईं ओर रखी गई है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तब। और ये आपका पूरे दाईं ओर अधातु और बाईं ओर सारे के सारे धातु और बीच में धातुएं हैं। आगे चलेंगे। आगे जो है कि धातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, वो हम जानेंगे। तो उसमें कहता है कि
धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। कहता है कि धातु के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण भौतिक गुण होते हैं। ये कौन कौन से गुण हैं? तो धातुएं आघातवर्ध होती है, साथ ही साथ धातुएं तन्य होती है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, और हम देखें तो कहता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है विद्युत एक स्थान से दूसरी ओर गमन करना। धातुएं चमकदार होती है तथा उन पर पॉलिश किया जा सकता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। सिर्फ पारा जो है एक लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अधिकांश धातुएं कठोर होती है। धातुएं सोनोरस होती है। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है कि धातुओं का अभिक्रियाशीलता क्रम, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होती है। कहता है कि धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में खड़े कॉलम में व्यवस्थित करने को धातुओं का अभिक्रियाशीलता क्रम कहते हैं, या धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का सबसे ऊपर लिखते हैं तथा उसी से क्रमशः नीचे बढ़ते जाते हैं, तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे एक टेबल दिया गया है, टेबल में आपको समझ में आ जाएगी। कहता है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कुछ इस प्रकार से है। ये धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। कौन कौन सी? तो पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, लेड, ये सभी क्या हैं? हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। जबकि हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सी है? तो तांबा, पारा जिसे मरकरी कहते हैं, चांदी और सोना। कहने का मतलब ये है कि इन सभी में देखें कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो वह है पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो वह है सोना। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि धातुओं की उपस्थिति। तो कहता है अधिकांश धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। कुछ धातुएं जो कम अभिक्रियाशील होती है, जैसे चांदी, सोना, प्लैटिनम, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वह है चांदी, सोना और प्लैटिनम। आगे खनिज। खनिज वह है मिनरल जहाँ पर धातु या उनके यौगिकों के युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफ़ी अधिक रहती है, जबकि कुछ खनिजों में बहुत ही कम। अतः हम कह सकते हैं कि सभी खनिज का उपयोग धातु प्राप्त करने में नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे। आगे कहता है अयस्क। अयस्क का मतलब है ओर। ओर किसे कहते हैं? तो कहता है कि वे खनिज जिससे धातुएं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अतः सभी अयस्क खनिज होते, ध्यान देंगे पॉइंट को, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है। ये जानेंगे कौन कौन सी। वीडियो पसंद आ रही है शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। पहला है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क कहता है बॉक्साइट यानी कि Al2O3 खास करके इन सभी के फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। बॉक्साइट में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहता है। इसी प्रकार क्यूप्राइट यानी Cu2O में कॉपर ऑक्साइड के रूप में रहता है। दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क, जिसमें कहता है आयरन पायराइट ये Ph2 में लोहा सल्फाइड के रूप में। इसी प्रकार जिंक ब्लेड ZnS में जिंक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तीसरा आता है हमारा कार्बोनेट अयस्क, जो कहता है कि लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। लाइमस्टोन को हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, और जिसे COCO3 में यानी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रहता है, और सीडेराइट FeCO3 में लोहा कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार कैलेमान ZnCO3 में जस्ता कार्बोनेट के रूप में रहता है। और चौथा जो हमारा है वह है हाइलाइड अयस्क। हाइलाइड अयस्क की बात करें तो इसके अंतर्गत रॉक साल्ट जिसे हम अपना सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl साधारण नमक, उसके रूप में सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर ग्लास या हॉर्न सिल्वर AgCl में सिल्वर क्लोराइड के रूप में रहता है। एक होता है धातु कर्म जिसे हम मेटालर्जी के नाम से जानते हैं,
जो कहता है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण के प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। यानी कि जितने जो ओर्स होते हैं उसे धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने से पहले जो हम उसको शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन करते हैं वो प्रक्रिया हमें मेटालर्जी यानी कि धातु कर्म कहलाता है। धातुओं के मुख्य निम्नलिखित चरण होते हैं, आइए जानेंगे ये चरण कौन कौन सी है। पसंद आ रही है शेयर करेंगे, लाइक करते रहेंगे। पहला होता है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक उपचार यानी कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसके अंतर्गत हाथ से चूनकर गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा और लिंचिंग विधि द्वारा की जा सकती है। दूसरा कहता है सांद्रित अयस्क या वर्जन, जिसे हम जारन या रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर। फिर होता है निस्तापन यानी कि सांद्रिक अयस्क का निस्तापन, अवकरण, अशुद्ध धातुओं का शोधन, आसवन विधि, ऑक्सीकरण विधि, विद्युत अपघटन द्वारा शोधन, ये सभी कहलाते हैं धातुओं को अलग करने की कुछ क्रिया। साथ ही साथ कहता है कि धातुओं को शुद्ध करने की आधुनिक कुछ विधियां हैं, वो कौन कौन सी है। बॉन ऑरेकल की विधि और क्षेत्र शोधन द्वारा। अब हम जानेंगे वह है सभी धातु के तत्व, उसके उपयोग और अयस्क। सबसे पहला हमारा आता है तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर को हम Cu से डिनोट करते हैं, जिसके अयस्क कौन कौन सी है। तांबा के मुख्य अयस्क निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी। कॉपर ग्लास Cu2s, कॉपर पायराइट CuFeS2, क्यूपराइट Cu2O और मैलेकाइट CuOH के होल्टवाइज CuCO3, ये सभी तांबा के अयस्क हैं। तांबा के उपयोग की अगर हम बात करें तो कहता है कि तांबा के उपयोग, तांबा के सुचालक होने के कारण इसका उपयोग बिजली के तार, बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। यह इलेक्ट्रोटाइपिंग तथा विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। प्रयोगशाला में कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड आदि यौगिकों के निर्माण में तांबा का व्यापक उपयोग होता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में भी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर दिया गया है कॉपर की मिश्र धातु और साथ ही साथ उसके कुछ दिए गए हैं कि किस तत्व से, किस मिश्र धातु से कॉपर को मिलाने पर क्या बनता है। तो यहाँ है सबसे पहले पीतल। पीतल जिसे हम ब्रॉस कहते हैं, जहाँ पर कॉपर 70% और जिंक 30% तक रहती है, जिसका प्रयोग हम बर्तन तथा तार बनाने में करते हैं। कांसा, जहाँ पर कॉपर और टीन होती है, कॉपर 88% और टीन 12%, जिसका प्रयोग भी हम बर्तन और मूर्ति बनाने में करते हैं। जर्मन सिल्वर, जिसका प्रयोग यानी कि बर्तन और मूर्ति बनाने में, जहाँ पर कॉपर 60%, जिंक और निकेल होती है। गन मेटल, जहाँ पर कॉपर, जिंक और टीन तीनों मिला रहता है, बंदूक और मशीनों के पार्ट पुर्जे बनाने में किया जाता है। अगला जो हमारा तत्व है वह है धातु है लोहा। और लोहा के अयस्क यानी कि क्या होता है कि लोहा के मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, उसके साथ साथ जो आता है सीडेराइट FeCO3, ये सभी क्या है तो लोहा के अयस्क हैं, लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है। कहता है कि लोहा की किस्में, लोहा की मुख्य रूप से 3 किस्म होते हैं, कौन कौन सी। ढलवा लोहा, पीटवा लोहा और इस्पात। इस्पात को हम स्टील के नाम से जानते हैं। सबसे पहला है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा कहता है कि इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 5% तक होती है और इसी कारण ढलवा लोहा कठोर तथा भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज आदि भी अशुद्धियों के रूप में उपस्थित रहते हैं। दूसरा है हमारा पीटवा लोहा। पीटवा लोहा जो होता है यह आघातवर्धनीय और तन्य होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.25% तक होती है और पीटवा लोहा से ही चादर और तार बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा इस्पात। इस्पात के बारे में बात करें तो यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। यह 4 प्रकार का होता है। इसे समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी 4 प्रकार है। तो ये 4 प्रकार है। पहले मृदुल इस्पात जिसे माइल्ड स्टील कहते हैं, जिसमें कार्बन 0.1% तक होती है। यह आघातवर्धनीय और तन्य होता है। इसमें चादर और तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वह है मध्यम इस्पात जिसे मीडियम स्टील कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.5% होती है
अपेक्षाकृत कठोर होता है और जितने भी रेल लाइन, पुल, जहाज आदि बनाए जाते हैं उसके निर्माण में मीडियम स्टील का प्रयोग की जाती है। तीसरा होता है हमारा कठोर इस्पात, जिसे हार्ड स्टील के नाम से जानते हैं, जो कहता है इसमें करीब 1.5% कार्बन रहता है। इससे औजार बनाए जाते हैं। और चौथा है मिश्र धातु। ये मिश्र धातुएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी वो जानेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है, एक तरफ है मिश्र इस्पात का नाम, दूसरे तरफ धातु और तीसरे तरफ है गुण एवं उपयोग प्रतिशत मात्रा। तो सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा घर में जितने भी आपके बर्तन होते हैं, स्टील की जो बर्तन आप कहते हैं वो सभी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिसके अंतर्गत क्रोमियम और निकेल धातु होते हैं। क्रोमियम जो है वह लगभग 85% और निकेल 15% तक उसमें शामिल होती है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता और इससे बनाने वाले जो बर्तन है वह है बॉल, बर्तन और ब्लेड। दूसरा है हमारा क्रोम इस्पात। क्रोम इस्पात में 2 से 4% तक क्रोमियम होती है, जिसकी तनन शक्ति उच्च होती है, जिससे तिजोरी, बॉल बेयरिंग, पत्थर काटने वाली मशीनों के दांत बनाए जाते हैं। तीसरा है मैग्नीज इस्पात। मैग्नीज इस्पात की बात करें तो इसमें मैग्नीज जो है 15% तक होती है, जो कि कठोर और कम घिसने वाला होता है। इस रेल की लाइन काटने की मशीनें बनाई जाती है। चौथा है हमारा टंगस्टन इस्पात। टंगस्टन इस्पात के अंतर्गत टंगस्टन 20% तक होगा और बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। यह उच्च ताप पर भी अपनी कठोरता कायम रखता है और इससे स्प्रिंग एवं चुंबक, काटने के आदि औजार बनाए जाते हैं। और आखिरी है हमारा इस्पात का निकेल इस्पात, जिसमें 3 से 4% तक निकेल होती है। यह कठोर और लचीला होता है, इसमें जंग कम लगता है। इससे धुरे यानी कि जो बेयरिंग होती है वो बनाई जाती है, बिजली के तार बनाए जाते हैं, हवाई जहाज एवं मोटर के पुर्जे बनाए जाते हैं। अब अगला जो धातु है वह है एल्युमिनियम, जिसे Al के नाम से हम डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन सी है, तो सबसे पहला जो अयस्क है इसका बॉक्साइट। बॉक्साइट को हम डिनोट करते हैं Al2O3 2H2O। फार्मूला याद रखेंगे सभी का, कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlFe6। आगे चलेंगे, आगे जो है हमारा कि धातुओं के कुछ प्रमुख यौगिक। धातुओं के कुछ प्रमुख यौगिक के अंतर्गत जाने तो यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण लवण भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यह सोडियम और क्लोरीन के संयोग से बना एक यौगिक है। इसका आणविक सूत्र NaCl होता है। यह मुख्यतः समुद्र के जल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह नमक के रवे के रूप में यानी कि क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। हम जानेंगे नमक के गुण। जो आप नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक, उसमें क्या होती है कि सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ है। नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। इसके कारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड एक जल शोषक पदार्थ है। ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसी पदार्थ है, जल शोषक पदार्थ है, जो कि नमक के यानी कि खुली हवा में पाई जाती है अशुद्धियों के रूप में। नमक के उपयोग के बारे में जानें तो यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अंग है। इसमें अनेक उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे कॉस्टिक सोडा, धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा तैयार किया जाता है। आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है। आगे है इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl भी तैयार की जाती है सोडियम क्लोराइड से। इससे क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है, जो एक विरंजक के रूप में कार्य करता है। इसे बर्फ के साथ मिलाकर हिमकारी मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर भी तैयार की जाती है। अगला जो हमारा अयस्क है वह है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धातुओं के जो यौगिक हैं वह है सोडियम कार्बोनेट, जिसका गुण है कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रपादार ठोस पदार्थ है, जिसका आणविक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट जल में विलेय है। वायु में इसे खुला छोड़ देने पर यह अपना रवा जल खोकर सफ़ेद चूर्ण में बदल जाता है और इस क्रिया को उत्फूलन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि Na2CO3 10H2O ये क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। इसे प्रतिक्रिया अभिक्रिया कराने पर Na2CO3 H2O + 9H2O यानी कि सफ़ेद चूर्ण में बदल जा रही है।
अगला जो है कि खनिज अम्लों में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आदि से अभिक्रिया कराने पर या कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण फदफदाने लगता है। जैसे में क्या, तो यहाँ है कि Na2CO3 प्लस 2HCl अभिक्रिया कराने पर 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसका उपयोग की बात करें तो साबुन, कागज आदि के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम के अन्य यौगिकों के निर्माण में, खारा जल को मृदु बनाने में, कपड़ा साफ करने में, अनेक प्रकार के साबुन चूर्णों का यह एक अवयव है। तीसरा जो हमारा यौगिक है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, बाई यानी कि बाई को हम बनाने वाला यानी खाने वाला, खाना बनाना पड़ता है, तो बाई को आप खाना बनाने से रिलेट करेंगे तब आपको याद हो जाएगा कि बाइकार्बोनेट खाने के लिए, जबकि सिर्फ सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडा का नाम है। हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो यह सफेद रवेदार ठोस पदार्थ है जिसका आणविक सूत्र NaHCO3 होता है। यह जल में कम विलेय होता है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे 2NaHCO3 को अभिक्रिया कराने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। इसके उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर के बनाने में, और इससे केक फूलकर मुलायम एवं हल्के हो जाते हैं। जो आप केक ये सब खाते हैं उसको फुलाने में कौन सा काम आता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। चौथा जो यौगिक है वह है चूना, जिसे लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कली चूना या कॉस्टिक चूना के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कली चूना सफेद रवादार ठोस पदार्थ है। इसका आणविक सूत्र CaO है। कली चूना का द्रव्यनांक बहुत उच्च यानी कि 2597 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यह काफी अस्थायी होता है। द्रवित करने पर भी इसका अपघटन नहीं होता है। यह जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है और बुझा हुआ चूना बना होता है। आगे जो है कहता है कि उपयोग भट्टियों में इसके अस्तर चढ़ाने में। इसका उपयोग क्या है, तो भट्टियों में जो अस्तर चढ़ाने का काम होता है वह सीमेंट के उत्पादन में, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम कार्बाइड, कांच आदि के उत्पादन में होते हैं। आगे चलेंगे तो कहता है कि प्रयोगशाला में इसका जलीय विलयन चूना जल के नाम से अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग उद्योगों में भस्म के रूप में होता है। मकानों की दीवारों की पुताई करने में इसका उपयोग व्यापक होता है और कांच के उत्पादन में। फिर आता है पांचवा विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl होती है। विरंजक चूर्ण की बात करें तो यह एक ठोस पदार्थ है जिसमें सदा क्लोरीन गैस निकलते रहती है। वायु में खुला छोड़ देने पर या कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्ल से अभिक्रिया कराने पर इसमें क्लोरीन मुक्त होता है। जैसे समझेंगे, CaOCl प्लस CO2 को करते हैं तो CaCO3 बनता है, साथ ही क्लोरीन मुक्त हो जाती है और इसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, CaOCl। इसका उपयोग हम देखें तो कहता है कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पेरिस प्लास्टर के नाम से जानते हैं। आपकी हड्डी जो टूटती है तब इसी का प्रयोग किया जाता है आपके हड्डी को जोड़ने के लिए, जिसे हम CaSO4 का होल H2O कहते हैं। कहता है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है यह सफ़ेद चूर्ण होता है। जल के साथ मिलकर यह जल्द ही कड़ा और छिद्र उक्त बन जाता है। ऐसा इसके पुनः जिप्सम के परिणत को हो जाने के कारण होता है। जैसे CaSO4 का होल H2O प्लस 3H2O जब हम मिलाते हैं तो यह जिप्सम में परिणत होता है 2CaSO4 × 2H2O। क्लियर है। इसका उपयोग में बात करें तो शल्य क्रिया में यानी कि चिकित्सा में हड्डियों को प्लास्टर करने में इसका उपयोग पट्टियों के रूप में होता है। मूर्तियों के साँचा बनाने में, प्रयोगशाला के छेदों को बंद करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग की जाती है। आगे है अग्निशमन पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वह है धातुओं का संक्षारण। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे।
कहता है कोरेजन ऑफ मेटल, जो कहता है कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। इससे धातु का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जंग वस्तुतः फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का थ्राइज का सम्मिश्रण है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ध्यान देंगे जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों। कहता है पहला पॉइंट कि लोहे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है जिसे जंग कहते हैं। वही कहता है कि तांबे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की एक परत बैठ जाती है। भास्मिक कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइज बनने के कारण उसकी सतह पर हरापन आ जाता है। किसी बर्तन पर बने इस भास्मिक कॉपर कार्बोनेट को दूर करने के लिए नींबू या इमली के रस को रगड़ा जाता है, क्योंकि इन रसों में अम्ल की उपस्थिति होती है। नींबू में साइट्रिक अम्ल और इमली में टार्टेरिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके कारण भस्म को आसानी से अलग किया जा सकता है और बर्तन का हरापन गायब हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि चांदी के किसी सामान को वायु में बहुत दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन पड़ जाती है। इसका कारण यह है कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आदि चांदी के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S काला बनाते हैं। आगे जो है वह है पॉइंट संक्षारण रोकने के उपाय। तो ये कौन कौन सी है, तो धातु की सतह पर लेप लगाकर धातुओं द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। उसके साथ साथ क्या आता है, रंगाई करके और जस्तीकरण करके धातुओं के किसी वस्तु को पिघले हुए व जस्ता में डुबो देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। इसे वस्तु का जस्तीकरण कहते हैं एवं वस्तु जस्तीकृत कहलाती है। जस्तीकरण क्या है, तो जस्ता में डुबो करके रख देने पर इसमें जो बनता है वह जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। आगे है पांचवा कि विद्युत लेपन द्वारा वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। और अधातु की बात करें तो बहुत से ऐसे तत्व हैं जो भौतिक तथा रासायनिक गुणों में धातुओं से भिन्न होते हैं, अधातु कहलाते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक आदि। अधातु के गुण की बात करें तो ये प्रायः भंगुर होते हैं, अतः इसके चादर या तार नहीं बनाए जा सकते। इनमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ये ऊष्मा एवं विद्युत के प्रायः कुचालक होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बहुधा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलिकॉन की, जिसे हम SI से डिनोट करते हैं। कहता है कि इसका गुण साधारण ताप पर सिलिकॉन ठोस होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सिलिकॉन क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। सिलिकॉन का उपयोग इस्पात को या लोहे में सीधे या फेरो सिलिकॉन के रूप में मिलाया जाता है। इससे इस्पात या लोहे की अम्ल प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। सिलिकॉन कई मिश्र धातुओं का निर्माण करता है, जैसे सिलिकॉन ब्रॉन्ज, मैग्नीज सिलिकॉन ब्रॉन्ज आदि। अगला जो है वह है इसका उपयोग सिलिकॉन के निर्माण में किया जाता है, जो एक बहुलक है। इसका मुख्य उपयोग अर्धचालक युक्ति में होता है। सिलिका का उपयोग कांच और सीमेंट बनाने में भी होती है। आगे आता है फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस कहता है कि इसके अपरूप कई अपरूप हैं, जैसे श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस। इन सभी में ठोस अवस्था में फास्फोरस के दो प्रमुख अपरूप हैं। कौन कौन सी, तो श्वेत या पीला अपरूप और लाल फास्फोरस। इसका उपयोग क्या होता है, तो फास्फोरस के मुख्य उपयोग है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में होता है, चूहा मारने के लिए विष, आतिशबाजी के सामान तैयार करने में, फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में, प्रयोगशाला में हाइड्रो आयोनिक अम्ल और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बनाने में होता है, उर्वरक के रूप में होती है, या फॉस्फाइड तथा होम सिग्नल बनाने में भी प्रयोग होता है।
तीसरा पॉइंट है हमारा गंधक। गंधक जिसे सल्फर एस से डिनोट करते हैं और इसके एस की इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेंगे। सबसे पहला सीनेबार जिसे HGS कहते हैं, जिंक ब्लेड जिसे ZNS कहते हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2, आयरन पायराइट FeS2, लेड सल्फाइड गैलेना जिसे PbS कहते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, हैबियस्पार BaSO4, इप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2O, सोडियम सल्फेट सज्जी मिट्टी Na2SO4 इंटू 10H2O और अंडा, प्याज, लहसुन, सरसों तेल आदि में गंधक पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है। अब आगे जो चैप्टर है वह है दहन एवं ईंधन। दहन एवं ईंधन उतनी कुछ खास चैप्टर नहीं है, फिर भी इसे हम लोग जानेंगे। खास करके इसमें जो ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है वह आपका जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। और उसी प्रकार से दहन में हम जानेंगे कुछ प्रमुख विस्फोटक के बारे में। तो आइए देखेंगे हम दहन। दहन को कहते हैं फ्यूल। कहता है उन पदार्थों को जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है ईंधन कहलाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। ऊष्मा ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत ईंधन कहलाते हैं, यानी कि वैसे ईंधन जो ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा देता है, वो सभी ईंधन कहलाते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो ईंधनों का उपयोग घरों में भोजन पकाने, चीजें गर्म करने तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ईंधनों का उपयोग सड़क परिवहन, समुद्र परिवहन में किया जाता है, जिससे लोग तथा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए तथा ले जा सकते हैं। कहता है ईंधनों का उपयोग कारखानों में किया जाता है, जैसे ताप बिजली घरों में कोयला या प्राकृतिक गैस को जलाकर विद्युत उत्पादन किए जाते हैं। ईंधनों का उपयोग रॉकेटों में किया जाता है, जो बाह्य अंतरिक्ष में खोजबीन करते हैं। रॉकेटों में उपयोग होने की जाने वाले ईंधन नोदक के नाम से जाने जाते हैं। रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसे नोदक के नाम से जाना जाता है। आगे है वर्गीकरण। ईंधन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वो कौन कौन सी है? तो पहला, भौतिकी अवस्था के आधार पर ठोस ईंधन, द्रव ईंधन एवं गैसीय ईंधन, जबकि प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन तथा निर्माणित ईंधन या शोधित ईंधन। और तीसरा है प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक अवस्था के अंतर्गत, यानी ठोस, द्रव और गैस के अंतर्गत। यहाँ दिया गया है ठोस ईंधन के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी, कोयला, पैराफिन और वैक्स, मोम यानी कि मोम होते हैं जो ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन में कैरोसिन जिसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल तथा द्रवित हाइड्रोजन। और गैसीय ईंधन के अंतर्गत प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, कोल गैस, जेल गैस, बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस, एस्टिलीन, हाइड्रोजन गैस आदि। आगे है कि प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन, नेचुरल फ्यूल्स या रॉ फ्यूल्स, तो वे ईंधन जो उसी रूप में उपयोग किए जाते हैं जिस रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जिस रूप में वो प्रकृति में पाया जाएगा उसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। आगे आता है हमारा निर्माणित ईंधन या शोधित ईंधन, जो कि वे ईंधन जो विभिन्न भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों द्वारा प्राकृतिक ईंधनों या कच्चे ईंधनों से बनाए जाते हैं, निर्माणित ईंधन या शोधित ईंधन कहलाते हैं। जैसे चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जल गैस तथा कोक जल। तीसरा पॉइंट है हमारा प्राथमिक ईंधन जिसे प्राइमरी फ्यूल्स कहते हैं। तो जो ईंधन मूल रूप से उसी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वे प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। द्वितीयक ईंधन के अंतर्गत जो ईंधन प्राथमिक ईंधनों में कुछ परिवर्तनों के बाद बनाए जाते हैं द्वितीयक ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोल गैस, जल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस। आगे जो है हमारा चारकोल और गोईठा। चारकोल और गोईठा आपने देखा होगा, चारकोल या लकड़ी के कोयले में मुख्यतः कार्बन उपस्थित होता है। सबसे ज्यादा कार्बन जो पाई जाती है यहाँ पर पाई जाती है और यह ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह लकड़ी से अच्छा ईंधन है। इसके जलने से लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। साथ ही इसके जलने से धुआं नहीं निकलता और घरेलू कार्यों में इसका उपयोग व्यापक रूप में चारकोल और गोईठा का किया जाता है।
देश के अधिकांश भागों में गोईठे का इस्तेमाल कर जलावन का काम किया जाता है। जानवरों के गोबर से बहुत से पौष्टिक तत्व बनते हैं, अतः गोबर को खेतों में डालने पर खेत उपजाऊ बनते हैं। अगला हमारा बायोगैस, जो कहता है कि जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैस निकलती है और इस गैसीय मिश्रण को हम बायोगैस कहते हैं, जिसमें लगभग 65% तक मीथेन रहता है, जो एक उत्तम ईंधन है। स्टोव के जरिए इसका इस्तेमाल कर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। अगला है जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, जो कहता है पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्ष तक दबे रहने पर ये ईंधन बनते हैं। ये अवशेष धीरे धीरे दो परतों के बीच दब जाते हैं, इससे उनका संपर्क वायु के ऑक्सीजन से टूट जाता है और अतः इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। इसके अंदर उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ भी दाव पड़ने के कारण बाहर निकल जाते हैं, अतः ईंधनों की ऊर्जा से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान होते हैं। ये सभी आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये सभी उसके डिफिनेशन देना है, यहाँ पर समझने वाली कुछ है नहीं। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। हम बात करेंगे कोयला की, तो कोयला कहता है कि कोयला पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप में पाया जाता है। ईंधन के रूप में व्यापक रूप में इसका उपयोग होता है। कोयला मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं 3 प्रकार? तो पहला लिग्नाइट, दूसरा एंथ्रासाइट और तीसरा बिटुमिनस। लिग्नाइट की पहले हम बात करें तो जिसमें 67% तक कार्बन होती है, 19% वाष्पशील पदार्थ और 43% नमी होती है। एंथ्रासाइट कोयला की बात करें तो इसमें 94% कार्बन और 1% वाष्पशील तथा 3% नमी होती है। बिटुमिनस कोयला जिसमें 88% तक कार्बन मौजूद रहता है। आगे हम बात करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आपने पहले भी जाना होगा कि जब कोई भी जो पेट्रोलियम भूरे काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसे कच्चा तेल के नाम से जानते हैं, ये कैसे प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम एक जीवाश्मिक ईंधन है जो भूमि से तेल के गहरे कुएं भेदित करके प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम तेल अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें आमतौर पर पानी, नमक और मिट्टी के कण भी मिले रहते हैं। पेट्रोलियम में उपस्थित 2 प्रमुख तत्वों के नाम हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन। कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधे तथा जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बना है जो करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र के गहरे दबे हुए जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। साथ ही कहता है कि इसमें करोड़ों वर्ष का लंबा समय लगता है। इस प्रकार बने पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन हल्के होने के कारण छिद्र युक्त चट्टानों में से रिसकर पृथ्वी की सतह की ओर जाते हैं और अंततः अवैध चट्टानों द्वारा रोके जाने पर वहीं एकत्रित होकर पेट्रोलियम के भूमिगत भंडार बना देते हैं और इस पेट्रोलियम तेल के भंडार के ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस की, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। कहता है प्राकृतिक गैस तेजी से जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह हाइड्रोजन गैस का एक अच्छा स्रोत है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में होता है। प्राकृतिक गैस तेल के कुओं से भी उपकाल यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। कुछ कुएं सिर्फ इसी गैस का उत्पादन करते हैं। कहता है इस गैस का प्रधान अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस का प्रधान अवयव जो है, मुख्य अवयव, वह मीथेन CH4 है। इस गैस की आपूर्ति घरों और कल कारखानों में पाइपों के जरिए किया जाता है। आगे है कि ईंधन के ऊष्मीयमान। कहता है किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन से पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। बात समझ में आ रहा है? ईंधन का ऊष्मीयमान क्या है? तो कोई भी ईंधन जो होगा उसका ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा से निकाला जाता है जहां पर ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऊष्मा से पूर्णतः जलाने के बाद प्राप्त होती है। ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में व्यक्त की जाती है। जैसे 1 किलो कैलोरी बराबर 4.1868 जूल और 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है दहन, कंबूशन। कंबूशन कहता है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है
जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। दहन कैसी अभिक्रिया है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर ऑक्सीजन से संयोग कराने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश निकला, 4Na प्लस O2 2Na2O साथ ही ऊष्मा और प्रकाश निकला, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। इस प्रकार से आगे है कि दहन की क्रिया ऑक्सीकरण है। सभी दहन ऑक्सीकरण है लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं। पॉइंट नोट करेंगे, सभी दहन जो है ऑक्सीकरण होती है लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं। और इसका कारण यह है कि सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में कोई आवश्यक नहीं है कि ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित हो ही। दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? तो दहन की क्रिया के लिए 3 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन के विभिन्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो दहन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है मंद दहन। मंद दहन के अंतर्गत ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश बहुत ही कम उत्सर्जित होता है मंद दहन कहलाते हैं। मंद दहन में कभी कभी प्रकाश उत्पन्न होता ही नहीं है, जैसे लोहे में जंग लगना, सांस लेने की क्रिया, ये सभी मंद दहन की अंतर्गत आता है। दूसरा होता है द्रुत दहन। द्रुत दहन ऐसा दहन है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश काफी तीव्रता से उत्सर्जित होता है, द्रुत दहन कहलाता है। जैसे पेट्रोल के पास जलती वस्तु को ले जाया जाना, ये द्रुत दहन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है उद्दहन। उद्दहन जो है, उद्दहन एक ऐसा द्रुत दहन है यानी कि तीव्र ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा और जो ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है इसे हम उद्दहन कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना। अगला है स्वतः दहन। तो ऐसा दहन जिसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः दहन यानी कि खुद से जलने वाला कहलाता है, जैसे उस कोयले की खानों में आग लगना। आगे जो पॉइंट है वह है विस्फोटक। विस्फोटक यानी कि ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित होने के अलावा बड़ी तेजी से आवाज होता है, उसे हम विस्फोटक के रूप में जानते हैं। उसे हम विस्फोटक के रूप में जानते हैं। तो आइए जानेंगे एक एक करके विस्फोटक के बारे में। पहला है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। कहता है जब टॉल्यूइन यानी कि C6H5CH3 के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एवं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन बनती है। दूसरा होता है डायनामाइट। डायनामाइट जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1863 ईस्वी में किया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है RDX। RDX जिसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव और जिसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन नाइट्रामाइन। साइक्लोट्राइमिथाइलिन नाइट्रामाइन RDX का रासायनिक नाम है और ये एक सफ़ेद दानेदार पाउडर होता है जिसकी खोज जर्मनी के हैस हैनिंग ने 1899 में की थी, जिसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहते हैं, यानी RDX को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है ट्रायोनाइट्रोग्लिसरीन, जिसे नोबल तेल नोबेल ऑयल्स भी कहते हैं। यह एक रंगहीन व तैलीय द्रव्य है। इसे ग्लिसरीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। पांचवा जो है वह है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे TNP कहते हैं। TNP को हम पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है और ऐसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराकर प्राप्त करते हैं। यह हल्का पीला व क्रिस्टलीय ठोस होता है जो अत्यंत प्रचंड विस्फोटक करता है और सामान्यतः पहाड़ तोड़ने के काम आता है। TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल का प्रयोग किसके लिए? तो पहाड़ तोड़ने के काम में लाते हैं। आगे होता है कार्डाइड। कार्डाइड इसे नाइट्रोग्लिसरीन व नाइट्रोसेल्यूलोज द्वारा बनाया जाता है। इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबल यानी कि 1888 में इसे अल्फ्रेड नोबल द्वारा कार्डाइड और डायनामाइट की आविष्कार किया गया था। सातवां है बराटोल्स। बराटोल्स जिसे TNT और बेरियम नाइट्रेट को मिलाकर तैयार करते हैं। इसे प्रायः नाशक माइंस व ग्रेनेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। और आठवां है पिकाटाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव, जिसे PLX कहते हैं। कहता है एथिलीन डायोमाइन तथा नाइट्रोमियन से मिलाकर बना यह विस्फोटक अत्यंत खतरनाक होता है, PLX।
अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर एक छोटा सा टेबल में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में अंतर। तो इसे जान लेंगे। एक तरफ है प्रकाश संश्लेषण, दूसरी तरफ है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कहता है कि पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश ऊर्जा के संयोग से ग्लूकोज नामक भोजन का निर्माण होता है। वही श्वसन कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया में भोजन ऑक्सीकृत होता है। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है, जबकि श्वसन की क्रिया में भोजन ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसा भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट देखिए प्रकाश संश्लेषण की। तो कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को ग्लूकोज जैसे भोजन में भंडारित कर लिया जाता है। वही श्वसन क्रिया में कहती है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे भोजन को भंडारित की हुई ऊर्जा को ऑक्सीकरण द्वारा विमुक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है, जबकि श्वसन में कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमुक्त होती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन अवशोषित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। पांचवा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, परंतु श्वसन की प्रक्रिया एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। तो ये था आज का आपका 2 चैप्टर कंप्लीट। और तीसरा जो यानी कि आगे की जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये लंबा चैप्टर है, तो इसे हम लोग एक सेपरेट साथ करेंगे, जहाँ पर हम लोग कार्बन का प्रूफ, हीरा, ग्रेफाइट, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एल्काइन, एल्कीन जो बनते हैं, मेथेनॉल, इथेनॉल, एस्टर, इन सभी के बारे में हम लोग करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की खबरें आपको मिलता रहे। और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।